Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. John Milton's Paradise Lost masterfully blends classical epic traditions with Christian theology. Drawing from Homer and Virgil, Milton crafts a tale of cosmic proportions centered on humanity's fall. जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है पैराडाइज लॉस्ट and we'll discuss Paradise Lost as a Christian epic in the classical tradition. बगैर मिल्टन के पढ़े हमारा इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं होता, हमारी क्लासिकल पोइट्री कंप्लीट नहीं होती, एंड विदाउट नोइंग द अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग अबाउट द एपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक और क्लासिकल एपिक, हम एपिक को पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, और हम एक क्लासिकल लिटरेचर तक अपनी एक्सेस नहीं बना सकते. So we are going to discuss Paradise Lost as a Christian classical epic. पहली चीज जो इस एपिक को एक क्लासिकल एपिक बनाती है, दैट इज द इन्वोकेशन, अ म्यूज री-इमेजिन्ड. यानी ये एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट था. आप ग्रीक पोइट्री में देखें, होमर एंड वर्जिल में भी, कि जब भी कोई पोइट बहुत बड़े थीम के ऊपर लिखना चाहता था तो वो गॉडेस ऑफ पोइट्री से दुआ करता था, वो उससे मदद मांगता था. ही सीक्स हेल्प. And every poet, the one who wants to write on classical or grand epic, grand theme, किसी भी बड़े सब्जेक्ट पे लिखना चाहते हैं, तो he would seek the help from the goddess of poetry. तो यहाँ पर भी वही एक क्लासिकल ट्रेडिशन है. Epic poets called upon mythological muses for inspiration. Homer began the Iliad with Sing, goddess, the anger of Achilles. यानी होमर ने भी आगाज़ इसी तरह से किया, उस गॉडेस से हेल्प मांगी जो कि बहुत पहले भी मौजूद थी, आज भी हैं. ये हम एक मिथिकल एक आप बिलीफ भी है समझिए. सो ये क्लासिकल ट्रेडिशन है. मिल्टन की इन्वोकेशन क्या है? मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज इंस्टेड ऑफ पेगन डेटीज. हिज क्रिश्चियन इन्वोकेशन सिग्नल्स अ डिलिबरेट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन. सिंग हेवनली म्यूज. अब यहाँ पर ये जो हेवनली म्यूज जिससे वो मदद मांग रहे हैं वो क्रिश्चियन है इन कॉन्सेप्ट. ये जो आप कह लें कि एक गॉडेस ऑफ पोइट्री है, या जो एक पावर है जिससे मिल्टन है मदद मांगने जा रहे हैं, ये क्रिश्चियन इन नेचर है. सो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अगर हम ग्रीक एपिक में जाएं तो वहाँ वो गॉड्स एंड गॉडेसेस से मदद मांगते थे, गॉडेस ऑफ पोइट्री. यहाँ हेवनली म्यूज़ तो है, लेकिन यहाँ उनके माइंड में जो इमेजिन कर रहे हैं, ये इसीलिए री इमेजिन लिखा है. तो यहाँ इमेजिनेशन में एक्चुअली इनफैक्ट जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है गॉड का या जीसस क्राइस्ट का या उन तमाम पावर्स का जो क्रिश्चियनिटी में हेल्प करती हैं, तो उस तरफ इशारा है. सो वेरी फर्स्ट trait of epic tradition is the invocation. Then we have a grand scope and scale. Cosmic warfare हमारा सब्जेक्ट है. यानी ये आप याद रखिएगा वाइल स्टडिंग सीरियस एपिक और क्लासिकल एपिक, कि यहाँ पर आपको 3-4 बड़े आइडियाज़ आपने अपने माइंड में रखने हैं वाइल स्टडिंग. सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो थीम होगा वो ग्रैंड होगा, आपकी लैंग्वेज या आपका स्टाइल ग्रैंड होगा, आपके कैरेक्टर्स ग्रैंड होंगे. अगर आप इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी यूज़ की है या इस तरह की पावर्स यूज़ की हैं तो वो ग्रैंड होंगी. सो इन सब का एक लेवल होगा. So according to Milton, he is going to deal with such a subject which is grand in nature, grand in scope and grand on scale. Cosmic warfare की बात है. Cosmic significance इस तरह से कि हमारा सब्जेक्ट है द फॉल ऑफ मैन, एंड दिस फॉल ऑफ मैन अफेक्ट्स ऑल ऑफ क्रिएशन. ये पोएम अगर कोई ये समझना चाहे, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, सो इट्स थीम इज फॉल ऑफ मैन. So, सबसे पहली चीज़ तो ये एक बहुत कॉस्मिक एक सब्जेक्ट के साथ डील करती है. इट डील्स विद फॉल ऑफ मैन, एंड दैट फॉल ऑफ मैन अफेक्ट्स ऑल ऑफ क्रिएशन. एपिक बैटल्स हैं यहाँ पे, वॉरफेयर इन हेवन एंड हेल. इससे बड़ी तो कोई वॉरफेयर नहीं हो सकती. गॉड वर्सेस सैटन, गॉड एक तरफ गॉड एंड दूसरी तरफ सैटन, सैटन वर्सेस एडम एंड ईव, एंड हेवन और हेल में होने वाली वॉरफेयर. तो ये एपिक बैटल्स हैं. ग्रैंड स्कोप है इसका, स्केल है. ह्यूमन ड्रामा है, एडम एंड ईव्स चॉइस चेंजेस एवरीथिंग. सो दूसरी तरफ जो तीसरा चौथा कैरेक्टर दैट इज एडम और ईव हैं, तो ये एक ह्यूमन ड्रामा इसमें एलिमेंट जो है ये शामिल हो रहा है. तो गॉड, सैटन, एडम एंड ईव, तो ये कायनात के सबसे बड़े, यूनिवर्स के सबसे बड़े किरदार हैं. इसलिए इन सब के साथ डील करने वाली जो एपिक है दैट वुड बी ग्रैंड इन स्कोप एंड स्केल. So while classical epics focused on immortal heroes and nations, Milton expands the scope to encompass all existence.
यहाँ यानी अगर हम ये करें कि हम क्लासिकल एपिक के हीरोज़ और नेशंस पे जाएँ तो वो सारे मॉर्टल थे। व्हाइल वी आर डीलिंग विद सच थीम्स विद सच पावर्स जो कि एग्ज़िस्टेंट जो हमेशा रहने वाली ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुक़ है मिल्टन के इस थीम का। एपिक थीम्स हैं जैसे मैंने बताया गॉड वर्सेस गुड वर्सेस इविल, फ्रीडम वर्सेस फेट, गुड वर्सेस इविल, मॉरल चॉइसेस शेप द यूनिवर्स। एक तरफ गुडनेस है, दूसरी तरफ इविल है ऑफ कोर्स है। ऑन द वन हैंड वी हैव सैटर्न, ऑन द अदर हैंड एडम एंड ईव एंड गाइडेड बाय गॉड। फिर फ्री विल की बात है, ह्यूमैनिटीज फ्रीडम टू चूज। एडम और ईव के पास एक फ्री विल थी, जन्नत में रहने वाली, हेवन में, पैराडाइज में रहने वाली। जब तक उन्होंने उसको फॉलो किया तब तक वो बहुत हंसी खुशी रहे। But when they disobeyed, they were thrown out of heaven and they were thrown away on the earth. Redemption की बातें हैं, of course, the fortunate fall है। आप ये कह लें कि जो उनको उनकी फॉल हुई फ्रॉम हेवन टू अर्थ, तो आगे फिर रिडेम्पशन है, उनकी तौबा है, उन्होंने आगे फिर उसकी जो रिकन्सिलिएशन है अपने हालात के साथ, और फिर गॉड की तरफ फॉरगिवनेस की तरफ जाना, ये बहुत बड़ा थीम है। देन टेम्पटेशन, द एल्योर और फॉरबिडन नॉलेज, ये टेम्पटेशन बाय सैटर्न है। सो ये जो चार बड़े थीम्स हैं ये दे ऑल डील एंड दे ऑल इन फैक्ट मेक अप अ सम ऑफ एपिक थीम्स, गुडनेस वर्सेस इविल, फ्रीडम वर्सेस फेट। सो ये जो चारों बड़े थीम हैं दे ऑल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर ग्रैंड कैरेक्टर्स। एपिक हीरो हैं फ्रॉम एक्यूलीज टू एडम। हमने अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट क्लासिकल एपिक्स ऑफ होमर एंड वर्जिल, तो वहाँ पर एक्यूलीज हैं, ओडेसियस हैं, इस तरह के बड़े बड़े हीरोज़ हैं। यहाँ पर एडम हैं। क्लासिकल हीरोज़ में एक्यूलीज और एनियास थे, एम्बॉडीड फिजिकल प्रोवेस एंड लीडरशिप, फिजिकली पावर, फिजिकल पावर दिखाई गई, उनकी लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई गई। यहाँ पर एडम को एज अ ट्रेजिक हीरो दिखाया गया। हिज लव फॉर ईव बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लॉ। इंटरनल स्ट्रगल है, एडम फेसेस प्रोफाउंड मॉरल डायलेमास एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर एडम की एज अ ट्रेजिक हीरो इस तरह से भी है कि उनके अंदर एक अपनी एक प्रोग्रेस, अपनी फिजिकल और मेंटल पावर तो है, बट उनका जो ट्रेजिक फ्लॉ है दैट इज़ हिज लव फॉर ईव। और यहाँ पर यही चीज़ उनके इंटरनल स्ट्रगल को भी ज़ाहिर करती है कि ऑन द वन हैंड ईव एंड जिनके लिए उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ भी की थी, और उनकी वजह से उन्हीं की मोहब्बत में फिर वो डिसोबे भी करते हैं गॉड को, तो ये उनका मॉरल डायलेमा, कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको भुगतने पड़े। तो यहाँ पर हमारे जो एडम हैं, आदम अलैहिस्सलाम, उनको एज अ ट्रेजिक हीरो दिखाया गया, उनकी इंटरनल स्ट्रगल दिखाई गई है कि किस तरह से वो अपने कैरेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी जो एक आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे थे। द ग्रेटर मैन क्राइस्ट। फिर हमने पोएम में ये भी देखा इन फर्स्ट 26 लाइन्स कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन इट इज़ अ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट दैट अ ग्रेटर मैन लेटर ऑन केम इन द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड ही इमर्जेस एज द अल्टीमेट हीरो हु रिडीम्स ह्यूमैनिटी। सो इट्स अ क्रिश्चियन बिलीफ अगेन कि अब वो जो फॉल ऑफ मैन है उसको जो रिडेम्पशन मिली, जो वो रिस्टोर हुई, तो दैट वाज रिस्टोर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। जो हमारे हीरो एपिक हीरो हैं इन द फॉर्म ऑफ एडम। सैटर्न को एंटी हीरो के तौर पे हम ले रहे हैं। ही इज़ अ फॉलन एंजल, ही डिसोबेड गॉड, ही डिड नॉट bow बिफोर मैन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गॉड। वंस ही वाज वेरी ग्लोरियस, नाउ ही इज कास्ट फ्रॉम हेवन। एक वक्त बड़ी शान और शौकत वाला एंजल, दूसरी तरफ जब डिसोबे किया तो ही वाज थ्रोन फ्रॉम हेवन इनटू हेल। देन ही इज इसकी बहरहाल अपनी इसकी क्वालिटीज़ हैं। ही हैज़ गॉट अ charismatic personality, is a charismatic rebel। और उसकी लाइन देखिए, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। इज़ अ वेरी एम्बिशियस कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर। स्पीचेस आर ग्रेट पीसेस ऑफ रिटोरिक। उसकी लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। His ego is there, his determination is there, resolute purpose is there. He is rebel, but he has got a very powerful and charismatic character। तो ये एंटी हीरो का जो कॉन्सेप्ट या कैरेक्टर, ये वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डिग्रेडेशन भी है, फ्रॉम क्लाउड एंजल टू स्लिदरिंग सरपेंट। डिग्रेडेशन भी इनकी है, इज फॉलन, पावरफुल भी हैं, करिज्मेटिक भी हैं। सो सैटर्न इमर्जेस एज वन ऑफ लिटरेचर्स मोस्ट फैसिनेटिंग विलन्स, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। ये एक बड़ा एग्जाम्पलरी कैरेक्टर बन के लिटरेचर में सामने आता है। ऑफ कोर्स अगर हम क्लासिकल एपिक की बात करें तो यहाँ पर एपिक सिमिलीज भी हैं, विविड इमेजरी एंड एलिवेटेड स्टाइल है। जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया कि
if we are dealing with a serious epic, and we are dealing with the classical epic, so we need to have grand characters, grand theme and grand style. So grand style में अगर बात करें, first of all there is Homeric tradition, होमर की classical epics use extended comparisons to elevate descriptions and add cultural context. एक होमर के दौर का ये एक ट्रेडिशन है, कंपैरिजन इस तरह से दिए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन ऐसी दी जाती है, कल्चरल उसमें कॉन्टेक्स्ट डाला जाता है, आप हेवन और हेल की और इसके बाद फिर इन दोनों जो ग्रेट कैरेक्टर्स एडम ईव और देन सैटर्न की आप डिस्क्रिप्शन देखिए तो आपको ये नज़र आता है कि किस लेवल की ग्रैंड लैंग्वेज और एलिवेटेड स्टाइल यूज़ किया गया है। फिर यहाँ पर बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं इसी स्टाइल के अंदर। बिब्लिकल रेजोनेंस कैन बी सीन, मिल्टन्स सिमिलीज ड्रॉ फ्रॉम स्क्रिप्चर एंड क्रिश्चियन इमेजरी एडिंग थियोलॉजिकल डेप्थ्स। बिब्लिकल रेफरेंसेस बड़ी इसको एक आइडियोलॉजिकल और क्रिश्चियन डेप्थ्स देते हैं। सैटर्न को एज अ लेवियाथन एक बहुत बड़ा एक आप कह लें एक ड्रैगन के तौर पे पेश करना। बुक 1 सैटर्न इज कंपेयर टू द बिब्लिकल सी मॉन्स्टर दिखाया गया है, emphasizing his enormous power and a deceptive nature। तो ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन है ये क्लासिकल जो एपिक है वहाँ से ली गई है। बिब्लिकल रेफरेंसेस देना, होमर की ट्रेडिशन के मुताबिक डिस्क्रिप्शन देना, सैटर्न का एक सी मॉन्स्टर शो करना, सो दे ऑल बिलोंग टू द क्लासिकल ट्रेडिशंस। Divine intervention is of course there, shaping human destiny. God's providence first comes, divine plan encompasses all events yet allows freedom। सबसे पहले तो गॉड का प्लान ये था कि एडम एंड ईव दे शुड लिव पीसफुली इन द हेवन अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्डर्स, बट दे डिड नॉट इन फैक्ट एक्ट ऑन दैट। दे कमिटेड दैट डिसोबीडियंस, जिसके नतीजे में फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। एंजलिक मैसेंजर्स हैं ऑफ कोर्स। गॉड की प्रोविडेंस, गॉड की जो एग्जिस्टेंस वो अपनी जगह पे, उनकी अल्लाह ताला की या गॉड की जो एक ऑर्डर्स हैं वो भी अपनी जगह पे मौजूद। एंजलिक मैसेंजर्स हैं, एंजल्स लाइक राफेल वॉन एडम एंड ईव, एंजलिक प्रेजेंस है। डेमोनिक इन्फ्लुएंस है सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स स्कीम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सैटर्न और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं दे आर ऑल स्कीमिंग एंड दे आर collecting, they are gathering together to form an army and fight against God and in fact not only God but Adam and Eve। तो ये एक डीमनिक आप कह लें इन्फ्लुएंस भी हमें नज़र आता है डिवाइन इंटरवेंशन की फॉर्म में। एंड द सन सेक्रीफाइस क्राइस्ट ऑफर्स टू रिडीम ह्यूमैनिटीज फेल। तो ये एक फिर आगे हमारे पास क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने हमारी टाइटल के अंदर भी मौजूद है कि इफ़ इट इज़ अ क्लासिकल एपिक एंड इट्स अ क्रिश्चियन एपिक, तो हमें ये भी नज़र आता है कि ये जो जितनी भी डिसोबीडियंस हुई इस सब को रिडीम किया, इसको इसको रीस्टोर किया इस इंसान के स्टेटस को जीसस क्राइस्ट ने। तो यहाँ जो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट है कि जीसस क्राइस्ट इज़ द सन ऑफ गॉड, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमें डिवाइन इंटरवेंशन की शक्ल में सामने आता है। एंड फाइनली we'll see influence and legacy, Paradise Lost in literature and art। Romantic poets Blake, Shelley, Byron, they found inspiration in Milton's complex Saturn। अब ये जो सैटर्न के कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं ये हमें बाद में ब्लेक, शैली और बायरन के हीरोज़ में और टावरिंग जो उसके प्रोटैगनिस्ट हैं उनके अंदर भी नज़र आती हैं। सो वो उन्होंने जो इंस्पिरेशन ली है सैटर्न के कैरेक्टर में जो मिल्टन ने बनाई, वो फिर आगे इस इन्फ्लुएंस को आगे रोमांटिक मूवमेंट में चलाया गया। फ्रैंकेनस्टाइन, मेरी शैलीज मॉन्स्टर एक्सप्लिसिटली रेफरेंसेस पैराडाइज लॉस्ट एज ही क्वेश्चंस हिज क्रिएशन। तो मेरी शैली की जो पोइट्री है उसके मॉन्स्टर फ्रैंकेनस्टाइन में भी हमें यही वाला जो है वो रेफरेंस नज़र आता है। मॉडर्न फैंटेसी में देख लें कंटेम्प्रेरी ऑथर्स ड्रॉ ऑन मिल्टन्स कॉस्मिक स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। तो वो जो एक कॉस्मिक और रूट काज आप कह लो एक सोसाइटी की और वर्ल्ड की, जहाँ से कायनात स्टार्ट होती है, यूनिवर्स स्टार्ट होती है, तो जो जिसको मिल्टन ने डील किया अपनी पोइट्री में, वो एक जो कॉन्सेप्ट है दैट बेसिक थीम ऑफ गुडनेस इन वर्सेस इविल वाला, वो आज भी मॉडर्न फैंटेसी के अंदर हमें मॉडर्न थीम्स के अंदर जा बजा नज़र आता है। And finally, we have come to the conclusion that it's a synthesis of classical and Christian traditions। Almost 1667 ये जो है ये इसकी पब्लिकेशन डेट है। इस सन में लिखी गई 12 बुक्स जो हैं वो इसके ऊपर 12 बुक्स का ये मजमुआ है। फॉलोइंग वर्जिल्स एनीड फॉर्मेट, एनीड भी इतनी ही बुक्स में लिखी गई थी। मोर देन 10,000 लाइन्स जो हैं उसमें लिखी गई, ये लेंथ है इस मॉन्यूमेंटल वर्क की। 1667 में लिखा जाना
12 बुक्स हैं, 10,000 से ज़्यादा लाइन्स हैं इसकी। So Milton created a uniquely powerful epic that focused classical forms with Christian theology, and the timeless themes of good versus evil, freedom versus fate continue to resonate across centuries. ये इनके themes और इसके characters और इनका style, it even resonates today. And this poem, the theme and the treatment, it has been an inspiration for all the coming poets and the authors. So here ends today's lecture. यहाँ हमारा ये lecture ख़त्म होता है। यहाँ मैंने कोशिश की कि एक आपको पैराडाइज लॉस्ट को एक क्लासिकल एंड क्रिश्चियन एपिक हम कैसे एक हम उसको कह सकते हैं, कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो डू कमेंट ऑन दैट। इफ यू वांट टू ask any question, most welcome. Thanks for watching.